हेलो, कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, जो कि इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है और इसमें पूरे चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं इनमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो में देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल गैस से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक है। मतलब जल गैस, अब देखिए जल गैस से बनाना है आपको। जल गैस का फार्मूला क्या होता है? CO+H2। इसको बोलते हैं जल गैस। क्या बोलते हैं इसको? जल गैस बोलते हैं। ये है जल गैस। अब जल गैस की रिएक्शन कराते हैं, देखिए CO+H2। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनता है CH3OH। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे होगा 2H2। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें जो रिएक्शन हो रही है इसमें कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाता है वो CuO+ ZnO और साथ में लेते हैं Cr2O3। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। CuO+ ZnO+ Cr2O3, ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही। यानी कि जो उत्प्रेरक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जल गैस से एल्कोहल के निर्माण में, उसका दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर CuO ZnO+Cr2O3। देखिए, आपको इस वीडियो को देखते समय कुछ बाहरी आवाजें भी आ सकती हैं। इससे आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास ना तो स्टूडियो है और ना ही अभी हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड है। ठीक है, तो जब तक हम लोग आपके साथ पूरा कदम से कदम मिला करके आपका सहयोग कर रहे हैं, जिसमें आपके भी सहयोग की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सांद्र HCl तथा अनाद्र ZnCl2 का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? देखिए इसके बारे में, ये जो सांद्र यानी कंसंट्रेट HCl है प्लस एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2 है। कंसंट्रेट को हिंदी में बोलते हैं सांद्र और एनहाइड्रस को बोलते हैं अनाद्र। क्या बोलते हैं? अनाद्र बोलो या निर्जल बोलो। ठीक है, निर्जल बोलो या अनाद्र बोलो। तो इसका जो इस्तेमाल, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के परीक्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो और चाहे 3 डिग्री हो, तीनों प्रकार के अल्कोहल के निर्माण में ल्यूकास रिएजेंट यानी कि सांद्र Cl तथा अनाद्र या निर्जल ZnCl2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है नाइट्रो एल्केन, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है एल्किल हैलाइड, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है एल्किल अमीन, नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के टेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सोडियम एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया से ईथर बनाने की विधि कहलाती है। देखिए, सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? NaOR। ये क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। और इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, यानी कि RCl के साथ, R-Cl। तो यहाँ से क्या होता है कि NaCl बाहर हो जाता है। NaCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ROR- बनेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बेटा? ईथर है। और ईथर जो है, ईथर के निर्माण में जो रिएक्शन करवाई जा रही है, ये कौन सी रिएक्शन है? तो देखिए, कोल्बे विधि क्या होती है? कोल्बे विधि ये सब क्रिया के थ्रू नहीं होती है। ठीक है, वुड्स अप क्रिया भी नहीं है ये है विलियमसन अपक्रिया। कौन सी क्रिया है ये है विलियमसन ईथर विधि इसको कह सकते हैं, या विलियमसन विधि भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि वुड्स अप क्रिया क्या होती है। वुड्स अप क्रिया का मतलब होता है जब एल्किल हैलाइड के 2 मोल, एल्किल हैलाइड के 2 मोल जब सोडियम के साथ यानी जिंक क्या कहते हैं, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो यहाँ पर क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। और सोडियम के 2 मोल लिए जाते हैं, तो यहाँ बनता है और R प्लस 2NaCl। क्या बनता है? 2NaCl। इस अपक्रिया को बोलते हैं, जिसमें एल्केन बनता है एल्किल हैलाइड से, उसको बोलते हैं वुड्स अपक्रिया। लेकिन जब इसी वुड्स अपक्रिया में सोडियम की जगह पर जिंक का इस्तेमाल कर लें, किसका? जिंक का, यानी कि RCl
प्लस Zn प्लस RCl। तो यहाँ पर देखिए ZnCl2 बाहर निकल जाता है और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ZnCl2 बाहर निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन अपक्रिया। अच्छा, कोलब्रुक क्रिया क्या है? देखिए मैं आपको यहाँ पर कोलब्रुक क्रिया बता रहा हूँ। कोलब्रुक क्रिया होता है कि सोडियम फिनॉक्साइड की अपक्रिया कराते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा, सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनेगा? जब फिनाल की अपक्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, यानी ONA। और इसकी अपक्रिया जब कराते हैं CO2 के साथ में तो ये बनाता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बनाता है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये है OH और यहाँ बन जाता है COOH। तो ये कौन सी क्रिया है? ये कोलब्रुक क्रिया है। ठीक है, तो कोलब्रुक क्रिया में क्या बनता है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। ऊर्ध्व क्रिया में एल्केन बनता है और फ्रैंकलिन अपक्रिया में भी एल्केन बनता है। यानी ये वाली जो रिएक्शन दिखाई गई है आपको, ये वाली रिएक्शन, ये कौन सी क्रिया है? विलियमसन विधि है। विलियमसन विधि के द्वारा ईथर का निर्माण किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डाई मेथिल ईथर तथा एथेनॉल का अणुसूत्र समान है, यानी कि C2H6O है, लेकिन डाई मेथिल ईथर का क्वथनांक एथेनॉल की क्वथनांक से कम है। देखिए C2H5OH ये है हमारा एथेनॉल और CH3OCH3 ये क्या है? ये है डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर। बहुत ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को आपको समझना है। ये है एथेनॉल। तो एथेनॉल की में देखेंगे तो इसका भी जनरल फार्मूला जो है, अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, अणुसूत्र की बात करें, तो C2H6, यानी इसमें भी कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, ऑक्सीजन 1 है। इसमें भी सेम कंडीशन है। तो दोनों के अणुसूत्र दोनों के क्या है? समान है। परंतु ये पूछ रहा है कि एथेनॉल का क्वथनांक डाई मेथिल ईथर की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, हाइड्रोजन बंध के कारण। दूसरा ऑप्शन है उप सहसंयोजी बंध के कारण, आयनिक बंध के कारण, या अनुनाद के कारण। ठीक है, तो आप लोग गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एथेनॉल होता है, एक तो एथेनॉल को जैसे ही जल में घोलते हैं तो ये जल के साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका क्वथनांक उच्च होता है। जबकि डाई मेथिल ईथर जो होता है ये जल में अघुलनशील होता है या कम विलेय होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ज्यादा नहीं बना पाता है जितना कि एथेनॉल बना लेता है। दूसरी बात, एथेनॉल के खुद के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए द्रव अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर एथेनॉल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि उनके अणुओं के बीच और जल के अणुओं के बीच क्या होता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसीलिए एथेनॉल का क्वथनांक डाई मेथिल ईथर की तुलना में अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखने से पहले सब्सक्राइब आप कर ही देंगे बिना कहे। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, और जो बच्चे इस जो क्वेश्चन करा रहे हैं पीडीएफ, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो एवीएस की पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाइए, सर्च करिए, उसको ज्वाइन करिए, तुरंत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को भी पता चल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की समावयवता है? देखिए ये 2001-2007 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिया है यहाँ पर। एन ब्यूटिल एल्कोहल, पहला ए ऑप्शन देख लेते हैं। एन ब्यूटिल का फार्मूला हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये है एन ब्यूटिल एल्कोहल। एन ब्यूटिल एल्कोहल। और दूसरा कह रहा है आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल का मतलब क्या होता है? CH3C CH3 CH3OH। अच्छा, ये है आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ठीक, अब अच्छा इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं, तो IUPAC नाम लिख लेंगे, तब हमको पता चलेगा कौन किस प्रकार की समावता है। यानी 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे लगा है मेथिल, तो यह हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन टू आल। क्या हो जाएगा? प्रोपेन, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो 2 ऑल, हिंदी में लिख दो इसको, प्रोपेन टू आल है ये। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4, आप सबको पता है जिधर से OH ग्रुप लगा होता है उस कार्बन से नंबरिंग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल 1। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल 1। तो ये ब्यूटेनॉल 1 बना रहा है।
तो दोनों में देखिए 1 पे OH जुड़ा हुआ है, ये 2 पे OH जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें कौन सी समावयवता पाई जा रही है? इसमें पाई जा रही है स्थान समावयवता। स्थान समावयवता पाई जा रही। बस बेटा केवल आपको ये लिखना है और पूरे के पूरे नंबर आपको, 1 नंबर के ये क्वेश्चन, 1 नंबर के ये क्वेश्चन, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अच्छा, बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? एन प्रोपिल एल्कोहल, यानी कि CH3 CH2 CH2 OH, और आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3 CH CH3 OH। देखिए इसमें भी अगर हम बात करें तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और इसमें ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो पहले कार्बन से OH लगा है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 1 आल। प्रोपेन 1 आल बोलो या प्रोपेनाल 1 बोलो। दूसरा क्या है कंपाउंड हमारे पास? 2 पे आल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 आल। तो इसमें भी क्या पाई जा रही है? इसमें भी स्थान समावयवता पाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग देखिए ध्यान से, तो समावयवता समावयवता तो स्थान समावयवता दोनों में पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जो OH ग्रुप है दोनों की पोजीशन अलग अलग है। एक तो एक कार्बन पे, पहले नंबर कार्बन पे है, और यहाँ पर दूसरे नंबर वाले कार्बन पे है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का जो सूत्र होगा, देखिए आपके क्वेश्चन में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है फिर भी। CH3 C CH3 CH3 और ये हो गया OH, यानी कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? तो 3 कार्बन से, यानी कि यहाँ पे 3 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। ठीक, अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है ये नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3। ये आपका बच गया, जो बच गया उसको पहले लिखते हैं। तो 2 पे लगा हुआ है मेथिल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, और 2 पे लगा है आल। ये हो गया इसका IUPAC नाम। इस तरह के क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ये है इसका संरचना। क्या है? संरचना। तो संरचना के लिए 1 नंबर, 1 नंबर इसके IUPAC के लिए। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, अणुसूत्र C4H10O के संभव सभी एल्कोहल के संरचना सूत्र लिखिए। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? 4, हाइड्रोजन की संख्या 10 और ऑक्सीजन की संख्या 1 होनी चाहिए, जिससे हम ये पता कर सकें। इसमें आपको ये बताना है, इनकी संरचना सूत्र बताना है कि कितने प्रकार के अल्कोहल बन सकते हैं C4H10O के। तो पहला देख लेते हैं, सबसे पहला वाला, तो CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, एक तो ये बन सकता है। दूसरा बन सकता है CH3 CHOH CH2 CH3। तीसरा क्या बन सकता है? तीसरा बन सकता है CH3 C CH3 CH3 और OH। चौथा क्या बन सकता है? चौथा बन सकता है CH3 C CH3 H CH2OH। देखिए ध्यान से, हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर 3 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। 3 2 5 2 7 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 कार्बन हो गए। 3 4 5 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन हो गए। 3 हाइड्रोजन 2 3 3 6 2 8 9 1 10 और 4 कार्बन हो गए। 1 2 3 4। यहाँ देख लेते हैं 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 9 1 10 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको काउंट करके भी बता दिया है। तो इनका हम IUPAC नाम लिख लेते हैं। देखिए, इनका केवल आपको संरचना सूत्र लिखना था, लेकिन फिर भी मैं आपको IUPAC नाम भी बता रहा हूँ इनकी। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन
वन आल बोलो, ब्यूटेन वन आल बोलो, या ब्यूटेनॉल वन बोलो, दोनों सही है। इसका क्या नाम हो जाएगा? नंबरिंग इधर से करेंगे, नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4। इस साइड से नंबरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि OH ग्रुप इस वाले कार्बन से पहले मिलता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 2 पे ऑल लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। ओके, देखिए इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो यहाँ बच गया मेथिल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। ये इसका आईपीसी नाम हो गया। अच्छा, इसका देख लेते हैं, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टू मेथिल, टू मेथिल और प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य प्रसाधनों में कौन सा अल्कोहल प्रयोग किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन, तो सौंदर्य प्रसाधन में जिस अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है वो एक प्रकार का ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई हाइड्रिक का मतलब क्या हुआ बेटा, बताइए कोई? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ये होता है कि जिसमें 3 OH समूह हो, जैसे कि CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है? ग्लिसरॉल। अब ठंडी आ रही है, ठंडी में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लिसरॉल का कार्य होता है त्वचा को त्वचा को नम बनाए रखना, नम बनाए रखना, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए बॉडी मॉइस्चराइजर हो गया, टोनर हो गया, है ना, कई तरह की क्रीम्स होती हैं, उसमें ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर के जो सौंदर्य के प्रसाधन होते हैं उन सभी में ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है जिसमें 3 OH ग्रुप पाए जाते हैं और यह त्वचा को नम बनाए रखने में जो है सहायता करता है। और दूसरी बात, जो भी लिक्विड हम सौंदर्य प्रसाधनों में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन बनाने का भी काम ग्लिसरॉल करता है, इसलिए जो है ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है, क्यों? देखिए यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि ईथर में जल की विलेयता कम क्यों होती है। तो पहले हम देख लेते हैं ईथर का फार्मूला क्या होता है। ईथर का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, तो ईथर का सामान्य सूत्र होता है ROR डैश। ये है ईथर का सामान्य सूत्र, यानी कि CH3O CH3 कर लो या C2H5 कर लो, CH3O C2H5। ये सममित ईथर है, कल मैंने आपको बताया था सममित ईथर है, और ये असममित ईथर है, ये सममित ईथर है। पिछले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो अच्छा, ये जल में विलेयता इनकी कम क्यों होती है? क्योंकि, अच्छा यहाँ भी लिख लेते हैं, स्टार लगाइए, स्टार करके लिख लीजिए, ईथर की विलेयता जल में बहुत कम होती है क्योंकि ईथर में जल में विलेयता क्यों होती है? क्योंकि ईथर जल के साथ हाइड्रोजन बंध, कौन सा बंध? हाइड्रोजन बंध आसानी से नहीं बना पाता है, आसानी से नहीं बना पाता है, या फिर हम कहें बहुत कम बनाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे ईथर में जो एल्किल ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप, जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं
ईथर में, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ईथर में कार्बन की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, जल में विलेयता घटती है। ठीक है, पहली बात तो जल में विलेय ही नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मान लीजिए सबसे जो कम कार्बन वाला ईथर है वो है डाई मिथिल ईथर। अगर वो थोड़ा बहुत जल में विलेय भी होगा तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी विलेयता पूरी तरह से उसकी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो विलेय होगा ही नहीं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईथर की जो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो एथेनॉल की तुलना में कम क्यों होता है या मेथनॉल की तुलना में कम क्यों होता है, क्योंकि ये जल में घुलेगा ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है C2H5OH, C2H5OH तथा CH3 और CH3 दोनों के अणुभार समान है, किंतु कमरे के ताप पर C2H5OH एक द्रव है जबकि CH3 और CH3 एक गैस है, क्यों? या C2H5OH का क्वथनांक CH3 और CH3 से अधिक है, क्यों? तो हम पहली बात कर लेते हैं कि कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, यहाँ पर हम येलो कलर ले लें, कमरे के ताप पर कौन ईथर, ईथर में कौन सा CH3COCH3, ये क्या है, गैस है, क्या है बेटा, गैस है। और एल्कोहल, एल्कोहल यानी कि यहाँ पर C2H5OH, ये क्या है, ये द्रव है। इसका द्रव होने का कारण यह है कि इसमें एल्कोहल के अणुओं के मध्य, एल्कोहल के खुद के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, जल के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और यही कारण है कि यह साधारण ताप पर क्या होता है, द्रव होता है, जबकि ईथर गैस होता है, क्योंकि इनमें खुद के अणुओं के मध्य क्या नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। इसीलिए ईथर के जो ईथर होता है वो साधारण ताप पर या कमरे के ताप पर क्या होता है, गैस होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है ये कि C2H5 का क्वथनांक उच्च होता है जबकि डाई मिथिल ईथर का क्वथनांक कम होता है एथेनॉल की तुलना में। तो उसका यही कारण है कि एथेनॉल जल में जैसे इसको हम घोलते हैं तो हाइड्रोजन बंध जल के अणुओं के साथ बना लेता है, इसीलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है। जबकि जो डाई मिथिल ईथर है इसको जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, थोड़ा सा बहुत कम बना पाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए क्या होता है, ये इसका क्वथनांक निम्न होता है एथेनॉल की तुलना में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। तो देखिए, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पूछ रहा है C2H5OH से बनाना क्या है आपको, CH3NH2। तो यहाँ पर हमको ये एथिल अल्कोहल है, ठीक है, ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, और ये है मेथिल एमीन। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, तो हमको कार्बन की संख्या भी घटानी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो क्या बनता है, ये बनेगा एसिटिक एसिड बनेगा, यानी कि C2H5OH का कराएंगे हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COOH बनेगा, और इसकी रिएक्शन करा दो NH3 के साथ में जो कि एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, ये पूरा का पूरा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा CH3COONH4।
ये बनाएगा अमोनियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम एसीटेट। ये है अमोनियम एसीटेट है, ठीक है। और ये क्या है? एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल है ये, एसिटिक अम्ल बनाएगा। ये इथेनॉल तो है ही है। अच्छा, इसका क्या करेंगे? यहाँ पर इसको हम गर्म करेंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ से H2O माइनस हो जाएगा। जब H2O माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? CH3CONH2। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटामाइड। क्या नाम है? एसिटामाइड। और एसिटामाइड की रिएक्शन जब हम Br2 के साथ में और साथ में NaOH लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? ये बनता है CH3NH2 प्लस यहाँ से क्या बाहर होता है? CO। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जब यहाँ पर हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे थे तो यहाँ से क्या निकल रहा था? H2O निकल रहा था, ठीक। जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे एथिल अल्कोहल का KMnO4 की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? KMnO4। K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, लेकिन इसको एसिडिफाइड करेंगे, इसमें कोई एसिड मिला लेंगे, H2SO4 मिला लेंगे। इसमें मान लो हम H2SO4 मिला लेते हैं। क्या मिला लेते हैं? इसको व्हाइट कलर से देता हूँ, H2SO4। H2SO4 इसलिए मिलाते हैं ताकि ये एसिडिफाइड हो जाए और यहाँ से H2O बाहर हो जाए। ये एसिटिक अम्ल बना, और एसिटिक अम्ल की जब अमोनिया से रिएक्शन कराएगी तो अमोनियम एसिटेट बना। अमोनियम एसिटेट को जब गर्म किया गया तो H2O वेपर के रूप में, भाप के रूप में बाहर उड़ गया और यहाँ बन गया एस्टामाइड। और एस्टामाइड की रिएक्शन जब NaOH के साथ और ब्रोमीन के साथ कराई गई तो यहाँ पर क्या बन गया? मेथिल एमीन। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है मेथिल एमीन। तो मेथिल एमीन बन गया और हमको मेथिल एमीन ही बनाना था, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझेंगे इसको बहुत ध्यान से। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? CH, रेड पेन से नहीं लिखेंगे, इससे लिख लेते हैं येलो कलर से। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन जब H2O के साथ हम कराते हैं तो यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और ये बनाएगा CH3CHO। और आपको पता है कि CHO का जब हम लोग क्या कराते हैं? रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर Ni के प्रेजेंस में, निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे। और कितने डिग्री सेल्सियस पे? लगभग 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 170 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हम कराते हैं तो ये बनता है CH3CH2 और OH। तो ध्यान से देखिए, इसका नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है? एसिटिलीन है। और इसका क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। क्या नाम इसका है? इसको मैं इधर लिख देता हूँ। इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। तो इस तरह के कन्वर्जन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे बना? पहले H2O के साथ रिएक्शन करा दिया, किसके प्रेजेंस में कराएंगे? ये कराएंगे HgSO4 और साथ में ले लेंगे क्या? H2SO4, ठीक है। इसके साथ में ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा। चलिए अगला कन्वर्जन देख लेते हैं। अगला कन्वर्जन है एथिल अल्कोहल से आयोडो फार्म। ये रिएक्शन आपको हाइलो फार्म क्रिया कहलाती है। जब आयोडो फार्म बनाना हो या क्लोरो फार्म बनाना हो, ब्रोमो फार्म बनाना हो तो इस सब क्रिया को बोलते हैं हाइलो फार्म। हाइलो फार्म में क्या होता है? एथिल अल्कोहल की रिएक्शन C2H5OH की रिएक्शन कराते हैं 4I2 के साथ। ये रिएक्शन इतनी बार करवा चुका हूँ, आपको रट जाना चाहिए अब तक, ठीक है। C2H5OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH। ये कन्वर्ट किस में होता है? अच्छा, यहाँ पर आयोडीन लिया है तो क्योंकि हमको आयोडीन ही बनाना है, आयोडोफार्म बनाना, तो यहाँ बनाएगा CHI3 बनाएगा, ठीक है। प्लस साथ में क्या निकलेगा? यहाँ पर NaCl निकलेंगे, NaCl के 5 मोल निकलेंगे और प्लस HCOONA भी बनेगा, प्लस यहाँ से 5 मोल ऑफ H2O भी बाहर हो जाएंगे, ठीक। चलिए, तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? आयोडीन है। और यहाँ पर क्या बन रहा है? आयोडो फार्म। ये बन रहा है आयोडो फार्म बन रहा है, ठीक। तो अब बनाना है एथिल अल्कोहल से क्लोरो फार्म। चौथा जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है, जिसमें हम लोग एसीटोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एथिल अल्कोहल की जगह पर। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है? C2H5। लेकिन सबसे पहला स्टेप, ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो पहले CaOCl2 की रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 बनता है। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप में है कि एथिल अल्कोहल लेते हैं C2H5OH। इसकी रिएक्शन सबसे पहले इसको हम कराते हैं क्या? इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये बनाता है CH3CHO, ठीक। प्लस यहाँ से 2 मोल ऑफ HCl बाहर हो जाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 4 है, तो यहाँ पे 2 HCl बाहर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। तो दूसरे स्टेप में ही क्या होगा कि जो CH3CHO बना है, CH3CHO, इसकी 3 मोल ऑफ Cl2 से रिएक्शन करा देते हैं। तो ये जो Cl2 यही बन रहा है ब्लीचिंग पाउडर से, वही इस्तेमाल कर रहे हैं Cl2, कहीं और से नहीं हम ला नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में यही होता है कि लिमिटेड अमाउंट में आपको दिया जाता है, उसी से बनाना होता है। तो यहाँ बनाएगा CCl3CHO प्लस 3 मोल ऑफ HCl बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो CaOH का होल ट्वाइस पहले स्टेप में बना है, इसकी रिएक्शन कराते हैं CCl3CHO की, CCl3CHO की 2 मोल लेते हैं CCl3CHO के। तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम व्हाइट कलर ले लेते हैं, और यहाँ से क्या निकलता है? 2 मोल किसके? क्लोरोफॉर्म के 2 मोल निकलते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। तो 2 मोल ऑफ CHCl3 प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca यानी कैल्शियम फॉर्मेट बन जाता है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस तरह होता है। ये तीसरा स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है ये तीसरा स्टेप है, ठीक। तो 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवर्तनों को केवल रासायनिक समीकरण से प्रदर्शित कीजिए। क्या होता है जब, मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो पहला हम करके देखते हैं, ए नंबर है, ए डाई एथिल ईथर की PCl5 के साथ C2H5O C2H5, इसकी रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ में। तो देखिए Cl कितने? 5। एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, दूसरे कलर से दिखाते हैं। एक बॉन्ड इसको यहां से ब्रेक कर दो, और एक बॉन्ड इसको यहां से ब्रेक कर दो। एक Cl इधर लगा दो, एक Cl इधर लगा दो, और PCl3 बचा, इसको बीच में लिख दो। तो यहाँ पे 2 मोल बन जाते हैं C2H5Cl के, और प्लस साथ में क्या निकलता है? PuCl3। यहाँ पर जितने भी रिएक्शन है, जो PCl5 के साथ रिएक्शन देख लें, PCl5 के साथ, तो PCl5 के साथ में मैं आपको बता चुका हूँ, HI के साथ में बता चुका हूँ रिएक्शन पिछले वाले वीडियो में। इसका जो पहला एल्कोहल फिनाइल ईथर का पहला वीडियो है, उसमें ठंडा गर्म HI जो है दोनों के साथ रिएक्शन मैंने करवाई है। डाई एथिल ईथर की अंधेरे में Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई है। प्रकाश में किस तरह से Cl2 की रिएक्शन होती है, ये भी मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जो एल्कोहल का पहला जो लेक्चर है उसमें बता चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ डाई एथिल ईथर की रिएक्शन किस तरह होती है, ये भी मैं बता चुका हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में भी हमने प्रोवाइड किए हैं आपको, वहां पर आप जाकर के देखिए। तो सभी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ये पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 2002, 2007, 14, 15, 16 इस तरह से पूछा गया है। लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, इसकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और लगातार ये चर्चा में बना रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको करके बता दिया। बाकी आप लोग पुराने वाले वीडियो में यानी इसके पहले वाले वीडियो में जाकर के देखिए, सभी आंसर आपको मिल जाएंगे वहां पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कैसे होता है? द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कैसे होता है? उत्पाद क्या बनता है? उदाहरण से बताइए। तो द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है? द्वितीयक एल्कोहल होता है CH3CHOH, और ये है CH3। ये है द्वितीयक एल्कोहल। क्या है? द्वितीयक एल्कोहल। इसका जब हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ निर्जलन कराते हैं, तो यहाँ से ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो बीटा वाले से एक हाइड्रोजन OH के साथ बाहर हो जाता है, तो यहाँ बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन
वन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन वन बनता है। ठीक, अच्छा मान लेते हैं एक और हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, एक और एल्कोहल लेने द्वितीयक, जैसे कि CH3 CHOH CH2 और CH3, इसकी रिएक्शन हम मान लो करा लें कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, है ना। जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ देखिए एक ये बीटा कार्बन है, एक ये बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोजन ही इससे बाहर होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे दो तरह के हमको उत्पाद मिलेंगे। मान लेते हैं पहला ये वाला इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अगर हम हटाते हैं जो कि बीच में है, तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा। अच्छा अब की बार मैं यहाँ से हटाता हूँ, तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जल्दी से बताइए आप लोग, और इसका नाम जल्दी से बताइए मुझे, क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूटीन टू। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटीन टू। और इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन वन। अच्छा ज्यादा स्टेबल कौन होगा, या अगर हम रिएक्शन को कराएं, अगर 100 मॉलिक्यूल इसके लेते हैं, 100 मॉलिक्यूल, तो कौन ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ब्यूटीन टू ये 80% है, और ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये 20% है। ऐसा क्यों, अकॉर्डिंग टू सेडजेव का नियम, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेडजेव रूल, सेडजेव के नियम के अनुसार ये क्रिया हुई है, सेडजेव के नियम के अनुसार। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एथिल एमीन और एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल के विचरण की विधियां लिखिए तथा आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। चलिए मैं इसको लिखता हूं। तो सबसे पहले हम ये हेडिंग डालेंगे कि ये तो एथिल अल्कोहल की विचरण की विधियां, विचरण का मतलब यहाँ, विरचन का मतलब है यहाँ पर बनाने की विधियां। ठीक, बनाने की विधियां, तो हम लिख लेंगे एथिल अल्कोहल के बनाने की विधियां। पहला क्या है, एथिल एमीन से, एथिल एमीन से किस तरह बनाएंगे, एथिल एमीन से, तो एथिल एमीन से बनाएंगे, रिएक्शन करा दो। देखो CH, अच्छा यहाँ पे एथिल है, तो यहाँ पे ले रहे हैं C2H5NH2, ये है एथिल एमीन, इसकी रिएक्शन करवा दो HNO2। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जो HNO2 होता है किस प्रकार से रिएक्शन करता है, मैंने कहा था इसको OH करके रिएक्शन करेंगे, OH। ठीक, तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा N, और ये हो जाएगा OH। ठीक, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C2H5OH प्लस N2 प्लस क्या बनेगा, H2O, और यही हमको बनाना था, क्या बनाना था, एथिल एल्कोहल। तो ये एक पहली विधि ये हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, एसिटिलीन से बनाना है, तो एसिटिलीन देख लेते हैं। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको एसिटिलीन का फार्मूला बताया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसकी रिएक्शन करा दो H2O के साथ, H2O के साथ कराओगे तो किसकी प्रेजेंस में कराओगे, मैंने आपको बताया था कि HgSO4 और प्लस साथ में H2SO4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनाएगा CH3CHO बनाएगा। अब इसका क्या करा दो, CH3CHO का रिडक्शन करा दो। हमने क्या बताया था, H2 और Na के साथ में 140 से 170 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये बनाता है CH3CH2OH। ठीक, CH3CH2OH बनाता है, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल है। क्या नाम है, एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या निर्माण हुआ बेटा, एथिल एल्कोहल का निर्माण हो गया है, किससे, एसिटिलीन से। तो ये एसिटिलीन है आपका, तो एसिटिलीन से भी निर्माण हो गया है और एथिल एमीन से भी निर्माण हो गया है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा ना। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, एसिटिलीन, और ये क्या है, एथिल एल्कोहल। क्या है, एथिल
एल्कोहल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्षारीय विलयन के साथ अगर आयोडीन की क्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल की तो क्या होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक हेलोफार्म अभिक्रिया है। कौन सी क्रिया है? हेलोफार्म अभिक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने कहा जब C2H5OH की क्रिया 4I2 के साथ कराते हैं और प्लस साथ में क्या, यहाँ पे Cl2 भी क्या ले सकते हैं, है ना, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, 6 मोल ऑफ NaOH के साथ, तो क्या बनाता है ये बनाएगा CHI3 बनाएगा, प्लस 5 मोल ऑफ NaCl बाहर हो जाएंगे, प्लस HCOO Na बनाएगा, प्लस 5 मोल ऑफ H2O बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्रिया होती है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें ल्यूकास परीक्षण पूछा गया था। तो ल्यूकास परीक्षण के बारे में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है एल्कोहल के पहले वाले वीडियो में, वहां पर जाकर के आप देखिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। और ये भी बताया है कि वहां पर 3 डिग्री क्यों जल्दी रिएक्ट कर जाता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, और 1 डिग्री क्यों लेट में रिएक्ट करता है। ठीक है, धुंधलापन तुरंत क्यों आ जाता है 3 डिग्री के साथ, और 1 डिग्री के साथ धुंधलापन देर से क्यों आता है, पूरा रिएक्शन करके मैंने बकायदे आपको बताया है, वहां पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एथेनॉल के निर्जलन की क्रिया की क्रियाविधि को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। तो एथेनॉल का निर्जलन अब क्रिया जो है, इसकी क्रिया विधि मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए एथिल अल्कोहल जो होता है, इसकी अब क्रिया जब हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो मैंने आपको बताया है 3 तरह से क्रिया करता है ये। एक तो साधारण ताप पर, किस पर, साधारण ताप पर। साधारण ताप पर क्या बनाएगा, C2H5HSO4 बनाएगा। और यहाँ पर अगर हम 140 डिग्री सेल्सियस ले लें तो ये बनाएगा C2H5O C2H5। ठीक है, और अगर 170 डिग्री सेल्सियस ले लें तो क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाएगा। यहाँ पर 2 मोल लेंगे, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल। ठीक, अब की क्रियाविधि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, अब देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के निर्माण का रासायनिक समीकरण आपको देना है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या पड़ेगी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। जितने भी कार्बोनिल यौगिक होते हैं, जैसे मान लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से कराते हैं RMGX के साथ में, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। देखो ध्यान समझो, ये बॉन्ड ऐसे यहाँ ब्रेक होगा और यहाँ पे आता है प्लस और यहाँ पे आता है माइनस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। तो ये माइनस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये HC यहाँ जुड़ गया R, और इधर जुड़ गया OMGX। अब यहाँ पर H2O आप लोग डाल दीजिए, समझिए ध्यान से। H2O अगर हम डाल देंगे, यहाँ पर Mg में ठीक से लिख देता हूँ Mg, H2O डालेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा HCH, यहाँ जुड़ गया ROH। ठीक है, प्लस यहाँ निकलेगा MgOH X। ठीक, तो ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं इसी वाली रिएक्शन को। देखिए HC डबल बॉन्ड O प्लस RMgX, इसकी रिएक्शन जब कराओगे तो ये बनेगा HH, यहाँ जुड़ेगा R और एक इसके साथ जुड़ जाएगा MgX। और यहाँ पे जैसे ही H2 डालोगे तो ये HCH यहाँ पे जुड़ जाएगा R और यहाँ जुड़ जाएगा OH प्लस MgOH X। ठीक, ये बनेगा। तो ये पहला हो गया 1 डिग्री, यानी ये है 1 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर हम CH3CHO ले लेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX के साथ में। तो ये भी बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा जैसे ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ था। ठीक,
तो यहाँ पे जो हो जाएगा CH3C, यहाँ पे H और इधर जुड़ जाएगा R और इधर जुड़ जाएगा MgX। फिर से यहाँ पर H2 डाल देंगे। H2 डालोगे, समझना ध्यान से, H2 डालोगे तो फिर से ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है इसके साथ में, ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा तो यहाँ हो जाएगा CH3CH और यहाँ हो जाएगा R और ये हो जाएगा OH प्लस MgOH X। ठीक, तो यहाँ भी ये क्या है, ये है 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे R का मतलब है CH3 लगा दो। तीसरा रिएक्शन क्या होगा, ये एसीटोन के साथ रिएक्शन करा दो। एसीटोन के साथ, किसके साथ, एसीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड ऑफ कर्मा की रिएक्शन करा दो RMgX के साथ में। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा CH3COMgX और यहाँ जुड़ा है CH3 और इसके साथ जुड़ गया R। अब यहाँ से फिर से क्या करा दो, H2 डाल दो यहाँ पर तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा और यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, समझना ध्यान से। यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है CH3C और इसके साथ जुड़ गया R और यहाँ हो जाएगा OH प्लस MgOH X। ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक, आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंड होते हैं इस वीडियो में। और जो बच्चे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।